Hello students, I am Dr. Anurag Srivastava from Bora Institute of Management Sciences, and currently we are talking about the subject of quantitative techniques for managers. In that we are on the last unit and on the last model that we need to study, and that is related to project management. Till now about project management we have talked about the basics you can say of drawing a particular network diagram. Project management में हम लोग network diagrams के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, उसी के बारे में हमको समझना है कि network diagrams हम बनाते कैसे हैं, नेटवर्क डायग्राम्स को इंटरप्रेट कैसे करते हैं और उसके बेसिस पर अलग अलग चीज़ें प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम कैसे स्टडी करते हैं, कैसे समझते हैं. तो जो बेसिक रूल्स थे नेटवर्क डायग्राम्स के को बनाने के लिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके डिपिक्शन को, इसके बारे में हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं. नाउ टुडे इन दिस सेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. हम पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल लेकर के, एक तरह का क्वेश्चन लेकर के और उसको समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे. तो अगले 2 सेशंस में एक्चुअली क्रिटिकल पाथ मेथड जो प्रोजेक्ट्स में एक स्पेसिफिक टेक्निक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उस पर किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इनको हम लोग समझेंगे. So the critical path method, it was developed by Walker. It uses single time estimates unlike PERT. Critical path method जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CPM. CPM. PERT की बात यहाँ पे हो रही है, PERT के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. देखिए पहले CPM को डिस्कस करके फिर वी विल बी टॉकिंग अबाउट PERT. प्रोजेक्ट जो है, एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग के में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, क्यों आती हैं, वो इसलिए है क्योंकि प्रोजेक्ट इज़ अ वन टाइम एक्टिविटी, प्रोजेक्ट इज़ अ यूनिक एक्टिविटी, प्रोजेक्ट इज़ समथिंग दैट हैज़ नेवर बी अंडरटेकन अर्लियर. तो इसलिए यहाँ पर जो अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या होना है, कैसे होना है, कितना टाइम लगेगा, कितना रिसोर्स लगेगा, तो एग्जैक्टली उसको में भी पता करना ये मुश्किल हो सकता है. तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है, उनसे रिलेटेड चीज़ें कुछ हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है, वहाँ पर हम लोग क्रिटिकल पाथ मेथड या डिटर्मिनिस्टिक मॉडल यूज़ करते हैं. सिंगल टाइम एस्टिमेट का मतलब होता है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल यूज़ करते हैं और हम ये कहते हैं कि विथ सर्टेनिटी वी नो कि इस एक्टिविटी में इतना टाइम लगने वाला है. लेकिन PERT जो है इट इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल. तो जब जहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का यूज़ करते हैं, PERT का सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसको कि हम लोग इसके बाद में आगे समझेंगे. The amount of time required for completing various activities is assumed to be known with certainty. ये चीज़ एक समझने वाली है और ध्यान में रखने वाली है कि हम जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, देखिए whenever we develop a theoretical model for any practical scenario, कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो है उसके लिए हम थ्योरेटिकल मॉडल डेवलप करते हैं जिससे कि उसको समझने में आसानी हो सके और उसकी जो रियलिटी को पूरी तरह से सिमुलेट आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके पास तक कम से कम पहुंच सकें और कुछ एक प्लान बना सकें और कुछ कॉन्टिजेंसीज़ को भी हम लोग एड्रेस करने की कोशिश कर सकें, जिससे कि जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो जो भी कुछ अगर चीज़ें होती हैं, कैसे हो रहा है, उसके लिए हम मोर और लेस प्रिपेयर्ड रहें. कुछ ना कुछ अनटूवर्ड चीज़ें तो कहीं पे भी आ ही सकती हैं. तो हमने ये एज्यूम कर रखा है, हमने माना हुआ है कि हमें हमारा जो टाइम जो है वो सर्टेनिटी से हमको मालूम है, वो ना भी मालूम हो तो भी. तो ये है CPM. जब हम ये कहते हैं कि नहीं हमें सर्टेनिटी से नहीं मालूम है तो वो हो जाता है PERT. तो CPM में वी आर एज्यूमिंग दैट दी टाइम एस्टिमेट्स, टाइम फॉर कंप्लीटिंग वेरियस एक्टिविटीज दे आर नोन टू अस विथ सर्टेनिटी and therefore this is known as the deterministic model. This is the deterministic model. लेकिन जब हम ये मान करके ही पहले से चल रहे हैं कि नहीं टाइम हमको नहीं मालूम है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल एक तरह से फॉलो किया जा रहा है जो PERT में होता है. सो CPM emphasizes the relationship between applying more men and or other resources to shorten the duration of projects. In the process the cost would obviously इंक्रीज. अगर आप प्रोजेक्ट को छोटा करने की कोशिश करेंगे, एक्टिविटी को कम की ड्यूरेशन कम करने की कोशिश करेंगे, इस तरह की चीज़ें हम लोग आगे समझेंगे, तो फिर टाइम टाइम तो कम हो जाएगा लेकिन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जल्दी अगर आपको करनी है तो उसके लिए कॉस्ट आपको ज़्यादा इनकर करनी पड़ेगी, ज़्यादा रिसोर्सेज तुरंत चाहिए होंगे और सारी चीज़ें ये देखना पड़ेगा, तो इसलिए कॉस्ट बढ़ सकती है. तो एक टिपिकल एग्जाम्पल
हम लोग CPM का देख लेते हैं। CPM में या प्रोजेक्ट्स में बेसिकली कह सकते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट एक ऐसा टॉपिक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और नेटवर्क डायग्राम्स के थ्रू अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, और उसमें भी हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक तो जो हमारा सिलेबस है उसमें कुछ चीज़ें तो कम कर दी गई, क्योंकि जो मैं पिछले 2 सेशन से आपको बताते आ रहा हूँ कि 2 तरह से नेटवर्क डायग्राम्स बन सकते हैं, AOA जो कि हम लोग यूज़ करेंगे, और AON जो कि दूसरा एक तरीका है, और दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। तो अगर AON हमारे सिलेबस में जो नहीं है, अगर वो भी होता तो कुछ वैरायटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती, जो कि हम लोग को कवर करनी पड़ती। वो चीज़ थैंकफुली यू कैन से नहीं है, हमको देखना है। लेकिन अभी जो जितनी चीज़ें हमको देखनी है, जो AON वाला पैटर्न भी है और जिसमें CPM और PERT और बाकी की चीज़ें देख रहे हैं, उसमें कई तरीके की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे करके 1-2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको केवल ये बताया गया एक्टिविटीज़ कौन सी हैं और प्रीडिसेसर्स क्या हैं। ये 2 चीज़ें अगर बता दी गई तो आप नेटवर्क डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि नेटवर्क डायग्राम बता क्या रहा है कि कौन सी एक्टिविटी पहले, कौन सी एक्टिविटी बाद में, इतना तो कर ही लेंगे, बन जाएगा। आपको ड्यूरेशन भी बता दी गई, तो अब आप प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन भी, उसमें एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन पहले तो बताएंगे, और फिर अब आप ये भी बता सकते हैं और बताना पूछा जा सकता है साथ साथ कि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कितनी है और प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ क्या है। क्रिटिकल पाथ मेथड की हम बात करें तो क्रिटिकल पाथ जो ये टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये PERT का जो सिस्टम जो हम देखेंगे तो वहाँ पर भी क्रिटिकल पाथ वो वहाँ पर भी चलेगा, क्योंकि क्रिटिकल पाथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट नेटवर्क। तो ये दो चीज़ें और होंगी। फिर उसके बाद इसी के साथ और चीज़ें, इतनी ही इन्फॉर्मेशन दे करके इससे रिलेटेड और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस सेशन में और अगले सेशन में देखेंगे। फिर PERT वाला जो मॉडल होता है उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, और फिर आपसे ये भी कहा सकता है कि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन जो है उसको कम करिए, उससे रिलेटेड भी चीज़ें हैं। तो देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन से दैट कैन बी आस्क्ड ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें से जो सबसे सिंपलिस्टिक वाला है, सिंपल वाला जो है, वहाँ से हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे करके हम लोग आगे की भी चीज़ें देखेंगे। तो बेसिकली जो सबसे आसान, सबसे छोटी सी चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती, उसमें इतना चीज़ आपको दी ही जाएगी। एक्टिविटीज़ दी होंगी, टिपिकली यहाँ पे 6 एक्टिविटीज़ हैं, 6, 7, 10 से ज़्यादा तो एक्टिविटीज़ आपसे नहीं पूछी जानी चाहिए। तो इस तरह से एक्टिविटीज़ होंगी, उनकी प्रीडिसेसर्स कौन सी हैं। तो प्रीडिसेसर का मतलब क्या है, इसको एक एक चीज़ बारीकी से समझने की ज़रूरत है। ए के आगे डैश लगा हुआ है, इसका मतलब है ए की कोई भी प्रीडिसेसर एक्टिविटी नहीं है, उसको ए को शुरू करने के लिए आपको कहीं ये कुछ नहीं देखना है कि इसको कंप्लीट किए बिना ए नहीं शुरू हो सकती। लेकिन बी और सी दोनों के लिए ए जो है वो प्रीडिसेसर एक्टिविटी, इसका मतलब है बी एक्टिविटी तब तक नहीं शुरू हो सकती जब ए तब तक ए खत्म नहीं हो जाती, सी एक्टिविटी तब तक नहीं शुरू हो सकती जब तक ए खत्म नहीं हो जाती। बी इज द प्रीडिसेसर फॉर डी, दैट मीन्स डी कैन नॉट स्टार्ट अंटिल यू हैव फिनिश्ड एक्टिविटी बी। मतलब कि एक तरह से क्या हुआ कि जिस नोड पर एक्टिविटी बी खत्म होगी उस नोड से एक्टिविटी डी शुरू होगी। अभी हम लोग बनाएंगे नेटवर्क डायग्राम तो ये चीज़ें और क्लियर होंगी। सिमिलरली ई के लिए जो प्रीडिसेसर एक्टिविटी है वो सी है, ई की प्रीडिसेसर सी है, इसका मतलब ई जो है वो सी की सक्सेसर है। तो सी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ई नहीं शुरू हो सकती। और एफ की प्रीडिसेसर 2 एक्टिविटीज़ हैं, डी और ई दोनों। तो डी और ई दोनों जहाँ पे ख़त्म होंगी वहाँ से एफ की शुरुआत की जाएगी, और फिर ये सारी ड्यूरेशंस दी हुई हैं। तो अब हम लोग इसको एक एक करके बनाते हैं। तो जो भी एक्टिविटी सबसे ऐसी एक्टिविटी है जिसकी कोई प्रीडिसेसर नहीं है वो सबसे पहले ड्रॉ की जाएगी। मैंने एक बार पहले बोला था, ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप समझ लें कि एक्टिविटीज़ का जो अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस है उसका उसकी प्रेसिडेंस के भी ऊपर कोई उससे इम्पैक्ट नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। यहाँ पर नॉर्मली हम लोग कोशिश ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही रखने की कोशिश किया जाता है कि जो बाद में जिसका जो अल्फ़ाबेट में जो आ रहा है वो बाद में हो, पहले वाली पहले हो जाए। लेकिन अगर कहीं ऐसा दिया हुआ है कि बी पहले हो रही है, ए बाद में हो रही, तो उसमें कोई समस्या नहीं, जो भी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है उसी हिसाब से हमको बनाना होता है। तो पहली एक्टिविटी ए है। पहली एक्टिविटी ए इसलिए नहीं है क्योंकि अल्फ़ाबेट में ए सबसे पहले आता है, पहली एक्टिविटी ए इसलिए है क्योंकि उसकी कोई प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। तो हमने सबसे पहले ये बनाया, इस तरीके से ये आ गया। तो
ये जो डेटा नेटवर्क से रिलेटेड हम लोग को दिया हुआ था, एक्टिविटी शेड्यूल जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली, वो जो हमको दिया हुआ था उससे ही हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं, उसको देखते हुए, उसको सामने रखते हुए हम लोग सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो हमने कैसे बनाया, एक्टिविटी ए है सबसे पहली एक्टिविटी, तो नोड नंबर 1 से शुरू होगी। नोड नंबरिंग आप बाद में भी कर सकते हैं, जैसा पहले मैंने आपको बताया हुआ है पिछले सेशन में, फर्कल्सन्स रूल है, तो आप नोड नंबरिंग पहले ना भी करें, उसको बाद में कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल सर्कल्स बनाते हुए चल सकते हैं। तो आपने क्या किया, इस तरह से बना दिया। आपको ज़रूरी ये दिखाना ज़रूर है कि ए है और उसकी ड्यूरेशन 5 है, इतना ज़रूर दिखाना है, या ए लिख दीजिए, 5 ड्यूरेशन भी बाद में आप डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप जैसे कंफर्टेबल हों। एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि आप इनिशियली एटलीस्ट जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है तो नेटवर्क्स आप जो है उसको बनाएंगे, पहले रफ़ में बनाइए, पहले रफ़ में बनाइए। एग्ज़ाम में भी रफ़ पोर्शन जो है वहाँ पर आप पहले उसको बना लीजिए और फिर उसको लाके फेयर करिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें होंगी कि पता चला एक्टिविटी क्रॉस करने लग गई और आर्क कर्व एक्टिविटी बनानी पड़ गई, जो प्रोहिबिशंस हम लोगों ने देखे थे, जो चीज़ें अवॉइड करनी है, जो हम लोग समझ रहे थे पिछले सेशंस में, वो उस तरह की कंडीशन अगर आने लगी तो रफ़ में बना करके और पेंसिल से बना करके अगर आप करेंगे तो उसके बाद जब एक बार हो गया कि हाँ इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर आप उसको ला करके फेयर में बना सकते हैं। तो ये हो गई, इस तरह से हमने बनाया, तो ये दिखाया जा रहा है। फिर एक्टिविटी बी आ गई। एक्टिविटी बी और सी दोनों ही एक्चुअली जहाँ पर ए खत्म हो रही है वहाँ से शुरू हो रही है, तो एक्टिविटी बी इस तरह से हमारी आ गई। जिस नोट पर एक्टिविटी ए समाप्त हुई, जहाँ पर एंड हो रही है, उस नोट से एक्टिविटी बी हमने शुरू कर दी। एक एरो बनाया, उसका नाम दे दिया बी, उसका एंडिंग नोड एक और हो गया 3 लिखा हुआ है। फिर एक्टिविटी सी, आप देख सकते हैं बी नीचे है, सी ऊपर है, बी को ऊपर रखें, सी को नीचे रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। चाहे हम यहाँ पर बी की जगह सी की जगह बी लिख देते और यहाँ पर बी की जगह सी लिख देते, दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है कि जो प्रेसिडेंस रिलेशनशिप है कि बी और सी दोनों ए के बाद शुरू हो रही हैं, तो ज़रूरी ये चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों की जो प्रेसिडेंस रिलेशनशिप है वो कहीं वो डिस्टर्ब ना होने पाए, वो वायलेट ना होने पाए। जो रूल्स हम लोग बात कर रहे थे, प्रेसिडेंसेस हैव टू बी ऑलवेज फॉलोड, वो प्रेसिडेंस फॉलो होनी चाहिए। हम ये नहीं कर सकते हैं ऐसे हमने बना दिया, कोई भी एक्टिविटी बी यहाँ पर बना दिया, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक बी शुरू नहीं हो सकती। और यही चीज़ हमको नेटवर्क में बनाना है। ये जो चार्ट बना हुआ है, अगर आप चाहें तो प्रोजेक्ट प्लानिंग को, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन को इस चार्ट, इस शेड्यूल से आप कर सकते हैं, लेकिन जब इसी चीज़ को कन्वर्ट ऐसे कर दिया था डायग्राम में, तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये नहीं हो सकता है। ये इस तरीके से ये दोनों आपस में इंटरचेंज अगर आप करना चाहें वो पॉसिबल है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है। तो ये जब हम लोग ने नेटवर्क डायग्राम के फॉर्म में उसको प्रॉपरली डिपिक्ट कर दिया, तब बहुत अच्छे से उस हमें समझ में आता है कि हाँ कौन सी एक्टिविटी पहले है, कौन सी बाद में है, कौन सी साथ साथ हो सकती हैं, किसको कंप्लीट करना ज़रूरी है, उसके बिना दूसरी नहीं हो सकती। ए को कंप्लीट किए बिना अगर आपने सोचा कि हम बी या सी को शुरू कर दें, नहीं हो सकता। क्योंकि मतलब और क्यों ऐसा हो रहा है, आपने ये प्रैक्टिकली सब चीज़ देखी हुई है। मान लीजिए कि आप मकान बनवा रहे हैं तो पहले फाउंडेशन ले होगा, उसके बाद उसके ऊपर दीवार खड़ी होगी। ये नहीं हो सकता है कि आप दीवार पहले खड़ी कर दो। ये सब तो वो जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रही है, उसी के बेसिस पर हमने ये बनाया हुआ। वो रिलेशनशिप पहले ऐसे डिपिक्ट की और उसको हमने फिर नेटवर्क डायग्राम में उसको ढालना शुरू किया। तो ये हो गया, चाहे बी ऊपर सी नीचे, चाहे सी ऊपर बी नीचे, कैसे भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ये एरो इधर जा रहा है, थोड़ा ऊपर चला जाए, थोड़ा नीचे चला जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हॉरिजॉन्टल रखने की कोशिश करें, लेकिन क्योंकि इन दोनों में से कोई भी हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं है, क्योंकि जो बात हुई थी कि जो एंगल है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तो एंगल को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। फिर अगली एक्टिविटी आप देख सकते हैं, अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी डी, जो कि जिसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी बी है, जिसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी बी है, तो वो जहाँ पे बी खत्म हुई वहाँ से डी शुरुआत कर दी गई, वहाँ से डी की शुरुआत कर दी गई। तो डी जहाँ बी खत्म हो रही है वहाँ से डी आ गई और एक पर्टिकुलर नोड पर वो जाके खत्म हो रही है। फिर जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी ई।
एक्टिविटी ई वो नेक्स्ट एक्टिविटी है, और एक्टिविटी ई की जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी है वो दिख रहा है हमको कि सी है। अब ये जो एक्टिविटी ई को हमको ड्रॉ करना है, ये सी इसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी है, तो इस तरह से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गई हमारी एक्टिविटी ई। सिंपल। सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं वो सारी चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं। अब ये इस तरह से यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि रफ में बनाइए पहले। रफ में बनाने से एक चीज़ हम जो गड़बड़ी यहाँ पर एक छोटी सी हो रही है, वो गड़बड़ी आप प्रैक्टिस अगर आपको हो जाती है तो भी आप अवॉइड कर सकते हैं, और थोड़ा सा आगे की चीज़ें भी अगर आप नेटवर्क में एक्टिविटी शेड्यूल में देखते जा रहे हैं तो भी अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको बस कहना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट इनिशियली जब तक प्रैक्टिस आपकी नहीं है तब तक वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, और ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए और आगे की चीज़ें ना देखें। जितनी चीज़ें दी हुई हैं उसी से धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ेंगे और रफ में भी बना करके करेंगे तो काम हो जाएगा, और उसको में करेक्शंस आप आगे कर सकते हैं। क्या चीज़ है कि कहा क्या जा रहा है, केवल इतना कहा गया है कि एक्टिविटी ई की प्रीसीडिंग एक्टिविटी सी है, तो सी जहाँ पे ख़त्म हुई वहाँ से आपने ई बना दिया। जैसे डी बनाया था, आगे एक नोड बना दिया था, वैसे ही ई भी बना दिया। अब लेकिन क्या होगा कि जब एक्टिविटी एफ की बात आएगी, जो फाइनल एक्टिविटी इस नेटवर्क में है, उसकी जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर उसके लिए क्या कहा जा रहा है, उसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी डी और ई दोनों है। अब इसी चीज़ को समझ देखते हुए हम ये समझ लें कि क्या क्या गड़बड़ियाँ भी हो सकती हैं और उनको कैसे करना है, कैसे नहीं करना चाहिए। एक इसको सीधा सीधा सा तरीका क्या है, जब आप ये देख रहे हैं कि एफ की प्रीसीडिंग एक्टिविटी डी और ई दोनों है, तो इसको यहाँ से काट करके आप ये इंश्योर कर लें कि डी और ई दोनों जो है वो एक ही नोड पे एंड हो जाएं। तो ई को ऐसे ना बनाते हुए ई को यहाँ से यहाँ तक बना सकते हैं। अभी मैं बना नहीं रहा हूँ, उसका कोई रीज़न है, वो देखेंगे अभी। तो इस तरह से बन जाएगी। ऐसे बनाने में गड़बड़ी हो जाएगी, तो आपने पहले से अगर यहाँ पे ध्यान दिया होता कि नहीं एफ की प्रीसीडिंग एक्टिविटी डी और ई दोनों हैं, तो फिर आप इसको ऐसे ही बनाते, ये चीज़ ना करते, जो कि मैंने किया है, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं बताना केवल ये चाह रहा हूँ कि उसको आप आगे की चीज़ें आप नहीं भी देखेंगे। नेटवर्क डायग्राम एक नई तरह की चीज़ है, तो अपने दिमाग पे एक्स्ट्रा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। जो एक एक चीज़ को लेकर के चलेंगे तो भी कोई समस्या नहीं आएगी, धीरे धीरे करके उसको टैकल करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने केवल ये देखते हुए कि ई जो है वो सी की सक्सेसर एक्टिविटी हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। बाद में जब हमने एफ पे नज़र डाली तो हमने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, इसको रफ करके हमने दूसरी तरफ बना दिया, काम हो गया। तो रफ में क्योंकि हमने बनाया था और उस तरह से कर लिया, और फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम आगे उसको अच्छे से कर भी सकते हैं। दूसरी एक चीज़ लेकिन जो गड़बड़ी यहाँ पे हो सकती है, हमने कहा ठीक है ऐसे बन गया है, अब डमी एक्टिविटी हमारे सामने है, और जो बात हम बात कर रहे थे पिछले सेशन में रिडंडेंसी की, वो दिक्कत आ सकती है। हमने कहा कि हम एक डमी एक्टिविटी ऐसे बना देते हैं और यहाँ से एक्टिविटी बन जाएगी हमारी एफ, काम हो गया। जो प्रेसिडेंस रिलेशनशिप थी वो शो कर दी हमने ये डमी एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन इस केस में इस डमी एक्टिविटी की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये नोड अगर आप सीधे सीधे यहाँ पर ले आते, इस तरह से अगर हम बना देते एक्टिविटी ई को, तो भी काम हो जाता और इतनी चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये दो चीज़ें इसका मतलब हमको ध्यान में रखना है। एक तो ये कि ड्रॉ करिए रफ में, ड्रॉ करिए पेंसिल से, और फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़े वैसे वैसे आप मॉडिफाई करते जाइए, नंबर वन। दूसरी चीज़, रिडंडेंसी वाली जो एरर है उसको अवॉइड करने के लिए हमें ध्यान में रखना है कि कभी भी ऐसे में नहीं डमी एक्टिविटी का इस्तेमाल करें जब जहाँ पर कि उसकी आवश्यकता नहीं है, जब उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। डमी एक्टिविटी का इस्तेमाल वहीं पे किया जाएगा, अवॉइड नहीं कर सकते हैं। उसका भी एक एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे समझ लें, लेट अस जस्ट सपोज कि एक्टिविटी डी जो है, एक्टिविटी डी के लिए दो प्रीडिसेसर्स हैं। एक्टिविटी डी के लिए एक प्रीडिसेसर यहाँ पे लिखी हुई है, लेट अस अज्यूम कि सी भी है, बी और सी दोनों हैं एक्टिविटी डी की प्रीडिसेसर। तो डी और सी, अब इसको कैसे हमको शो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम होगी। बी और सी दोनों अगर प्रीडिसेसर हैं तो दोनों एक नोड पे एंड होनी चाहिए,
दोनों एक एंड पे नोड पे एंड होनी चाहिए और वहाँ से डी बननी चाहिए। पहली समस्या क्या आएगी कि अगर आप ऐसा करने चलेंगे तो एक्टिविटी बी और सी दोनों की स्टार्टिंग और एंडिंग नोड सेम हो जाएंगे। हमने समझा हुआ है कि ये चीज़ नहीं परमिसिबल है, एक दिक्कत। दूसरी दिक्कत, अगर आप किसी तरीके से फिर भी आपने ऐसा कर दिया, यहाँ पर एक नोड पे एंड हो गए, तो क्या होगा कि डी का काम तो हो जाएगा, यहाँ से आप डी बना देंगे और डी के लिए बी और सी दोनों प्रीडिसेसर हो जाएंगी, लेकिन ई के लिए केवल सी प्रीडिसेसर एक्टिविटी है और वो भी आपको ज़बरदस्ती आपने एक तरह से बना दिया। ये भी एक गलती होती है जो कि हम लोग अवॉइड करनी पड़ेगी कि ई की प्रीडिसेसर बी तो नहीं थी, लेकिन आप जब यहाँ पे बी को एंड करेंगे तो ई की प्रीडिसेसर बी भी हो जाएगी, जो कि नहीं है। तो ऐसे में डमी एक्टिविटी यूज़ करना पड़ेगा। कैसे? तो ये हमने एक डमी यहाँ पे बना दी। ये डमी एक्टिविटी ऐसी है जो कि अनअवॉइडेबल है, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। यहाँ पे रिडंडेंसी की एरर नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे रिडंडेंसी की एरर हो रही थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को ध्यान में रखनी है। खैर, यहाँ पर दोनों ही चीज़ों की ऐसी आवश्यकता नहीं है। अब जो भी नेटवर्क हमारा बन चुका है उसके आगे फिर तो ये ई तो हमने बना ही दिया, और ई के आगे फिर लास्ट एक्टिविटी ई को इसी तरह से, ई और डी को इसीलिए हमने एक ही नोट पे एंड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि एफ एक्टिविटी जो है वो उसकी प्रीसेसर एक्टिविटीज़ डी और ई दोनों हैं। तो वहाँ जहाँ पर वो एंड हुआ वहाँ से एक्टिविटी एफ हमारी शुरू हो गई। दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर नेटवर्क डायग्राम। और ये हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस आप एक बार कर लेंगे तो समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इनिशियली यही थोड़ा टफ पार्ट हो सकता है। और बेसिकली हम देखें तो एक्टिविटी ऑन आर्क जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक्टिविटी ऑन नोड वाला जो तरीका होता है वो बनाना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन एक्टिविटी ऑन आर्क के अपने एडवांटेजेस हैं। दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें तो इसको यही चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक एक अगर आप प्रेसिडेंसेस को देखते हुए चलेंगे, इन प्रेसिडेंसेस को देखते हुए चलेंगे तो समस्या नहीं होनी चाहिए। यू नीड सम प्रैक्टिस। आप पिछले साल के अगर पेपर्स देखेंगे और उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेटवर्क डायग्राम बनाना वो इनिशियल स्टेज है। कोई भी नेटवर्क का क्वेश्चन करें, कोई भी प्रोजेक्ट का क्वेश्चन आप करेंगे तो उसमें नेटवर्क डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, और वही एक तरह से सबसे मुश्किल एक पार्ट इसमें होता है। इट रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो बाकी की चीज़ें कंपैरेटिवली आसान है। बाकी की चीज़ें बची क्या? तो इस क्वेश्चन में हम मान लें हमने कहा जैसे जो मैक्सिमम जो पूछा सकता है और जो पूछा जाएगा, इतनी चीज़ तो पूछी जाएगी। क्या? डेटा ये दिया हुआ था हमको, जो कि हमने अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली चीज़ नेटवर्क डायग्राम बनाइए, वो हमने बना लिया। दूसरा काम ये बताना है कि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कितनी है, और तीसरा कि प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ क्या है। तो क्रिटिकल पाथ भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमको समझना है। क्रिटिकल पाथ क्या होता है? अब इस एक्टिविटी इसमें इसको देखें, समझ लें। पहले काम ये करना, क्रिटिकल पाथ से पहले हमें ये जानना है कि जो फर्स्ट नोड है और जो लास्ट नोड है 6, इस केस में फर्स्ट से लास्ट तक पहुंचने के कितने हमारे पास रास्ते हैं। एक रास्ता ये हो गया और दूसरा रास्ता ये हो गया। ये दो रास्ते हैं। तो ये दो रास्ते हमने यहाँ पर लिख लिए। कैसे? A C E F। सो A C E F एंड देन A B D F। ये दो पाथ्स हैं। देयर आर टू पाथ्स यूजिंग विच वी कैन रीच द लास्ट नोड फ्रॉम द फर्स्ट नोड। ये दो हैं। अब इनको देख लें कि इसमें टाइम कितना लग रहा है। तो 5 + 7 + 9 + 4, 5 + 7 + 9 + 4 25 डेज अगर ये है तो 25 डेज हो गया। और इसी तरह से 5 + 4 + 8 + 4 21 ये हो गया। तो अब प्रोजेक्ट को हमें जानना ये है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा? तो टाइम क्या लगेगा? एक चीज़ तो ये, पहली चीज़ तो ये समझ लें कि कैसे निकालेंगे। जो भी ड्यूरेशन ज़्यादा है वो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है, और करस्पॉन्डिंग जो पाथ है वो क्रिटिकल पाथ है। जो करस्पॉन्डिंग पाथ है वो क्रिटिकल पाथ है। तो ये यहाँ पर जो बोल्ड रेड एरो जो हैं वो क्रिटिकल पाथ को डिपिक्ट कर रहे हैं। आपको रेड से दिखाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको डबल एरो से नॉर्मली शो कर देते हैं। जो क्रिटिकल पाथ है उसको डबल एरो से शो किया जाता है।
सिंपल तरीका ये है। तो ये क्रिटिकल पाथ है और यही प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट होंगी, ये वाली तो अपने आप कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये चीज़ है, छोटा वाला नहीं लेते हैं। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग दी प्रोजेक्ट। ये मिनिमम नहीं है जो कम है, जो ज़्यादा है वो मिनिमम है। मिनिमम क्यों? मिनिमम का मतलब फिर क्या हो गया? अगर कोई भी मिनिमम ड्यूरेशन इस सेंस में कहा जाता है कि प्रोजेक्ट की जो भी ड्यूरेशन हमने ले रखी है, एक्टिविटीज़ की जो भी ड्यूरेशन ले रखी हैं, उनसे एक्टिविटीज़ डिले भी हो सकती हैं। तो अगर कोई एक्टिविटी डिले नहीं होती, कोई भी एक्टिविटी डिले नहीं होती, जितना भी टाइम उसका दिया हुआ, तो फिर 25 दिन में ये प्रोजेक्ट खत्म होगा। अगर कोई एक्टिविटी डिले हो गई तो ये चांसेस हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा टाइम ले सकता है। लेकिन कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ अगर डिले होती हैं तो प्रोजेक्ट को ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इसीलिए उसको क्रिटिकल एक्टिविटी बोलते हैं और इसीलिए उसको क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। क्रिटिकल क्योंकि उसको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एक्टिविटी बी और एक्टिविटी डी में फिर भी थोड़ा मार्जिन हमारे पास होगा, थोड़ा बहुत वो डिले हो गई, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ए, सी, ई, एफ ये चारों क्रिटिकल हैं। दीज आर क्रिटिकल। 5 से 6 दिन अगर लग गया तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, 7 से 8 दिन लग गया प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, यहाँ 4 से 5 दिन लग गया तो हो सकता है प्रोजेक्ट डिले ना हो। ये मतलब है क्रिटिकल पाथ और क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का। तो इतनी चीज़ें, ये 3 चीज़ें यानी कि हमसे पूछी गई। तो हमने नेटवर्क डायग्राम बना दिया, हमने क्रिटिकल पाथ बता दिया जो बोल्ड एरो है, और जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो हमने बता दिया। दिस इज़ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। उससे आगे और जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। थैंक यू।